गुड आफ्टरनून और आई वेलकम यू। देखो, यू आर वर्किंग हार्ड, वो मुझे पता है। अब जो हमारा बोर्ड का पेपर है वो काफी नजदीक है, और लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं फिर अभी आपके सामने कर रहा हूँ रिवाइज। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है स्टूडेंट्स, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जिस पे क्वेश्चन आने वाले हैं, ऑलरेडी आपको मैंने बताया कि व्हाट इज ए गैल्वेनिक सेल। मेरे साथ रहिए और अपनी एनर्जी को कायम रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस टाइप के पेपर आ रहे हैं स्टूडेंट, पैराग्राफ्स होंगे, नीचे क्वेश्चन आंसर्स होंगे, रीजनिंग होगी, असर्टिव होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। हमारा कोई भी रट्टेबाजी नहीं चलेगी। अगर हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आंसर हम कभी नहीं कर सकते, याद रखो। क्वेश्चन को समझना है, फिर आंसर करना है। टाइम लीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर आंसर करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी, और ये सारा एनसीईआरटी बेस्ड है, सारा एनसीईआरटी बेस्ड है, मैं बार बार बता रहा हूँ। और उसी में से जैसे कोई भी पैराग्राफ लिया जाएगा उसके ऊपर क्वेश्चन बनाए जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उस चैप्टर से रिलेटेड होंगे। जब मैंने आपको गैल्वेनिक सेल बताया तो आपने मुझे बताया कि गैल्वेनिक सेल जो है वो एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बोलो ये बात सही है या गलत है, जल्दी बताओ। ये क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट सही है करता सर। है। अच्छा, वेरी गुड, तो मेरे साथ रहिए। तो अगर आपने कोई केमिकल रिएक्शंस की हैं तो आपको ये पता लगा कि यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। क्या होती हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। बोलो सही है या नहीं, जल्दी बताओ। रिडॉक्स रिएक्शन का सही है मतलब है, सर। अच्छा वेरी गुड वर्णिका, तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रही है। अब आपको पता है हमेशा एनोड पे क्या होने वाली है, जल्दी बताओ। एनोड पे क्या होगी? एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होने वाला है, और कैथोड पे रिडक्शन होने वाली है। तो हमने आपको बताया कि भाई देखो, ये कोई भी जब सेल बना, जैसे कि यहाँ पर एक गैल्वेनिक सेल आपको इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है। इसमें ये एनोड है, एक लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं, और कैथोड है, और एक हमने आपको ये बताया कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, हाउ टू रिप्रेजेंट ए गैल्वेनिक सेल। देखो, पूरी डायग्राम तो हमने बनानी नहीं, हमें शॉर्ट में क्या बताया था, मैंने आपको एक मेथड बताया था ABC। बताओ इसका नोड क्या सॉल्ट मतलब है, ब्रिज और जल्दी से बताओ। एक क्या है? एनोड। एनोड है। वर्णिका? बी सॉल्ट ब्रिज। ये बी 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 ब्रिज का मतलब सॉल्ट सॉल्ट है। और सी क्या है? कैथोड। कैथोड है। तो हम जब भी लिखेंगे इस फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपके सामने आप देख रहे हैं कि ये जो गैल्वेनिक सेल है, इसमें 0.460 वोल्ट हमें मिले हैं। और यहाँ पर देख रहे हो, कॉपर का सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइट है स्टूडेंट, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, और इसके अंदर सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, और सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन है। तो हमेशा कोई भी हाफ सेल जब मैं बनाता हूं तो हाफ सेल क्या होता है? हाफ सेल क्या होता है? एक इलेक्ट्रोड होगा और उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन होगा। अगर आपने जिंक को जिंक सल्फेट की रॉड में डिप कर दिया, सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट की रॉड में डिप कर दिया, तो एक सिल्वर और सिल्वर आयन, सिल्वर एटम है रॉड में और सिल्वर आयन सोल्यूशन में है, इनमें इक्विलिब्रियम हो रहा है। या तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, या तो सिल्वर से सिल्वर आयन जाते हैं, सिल्वर आयन से सिल्वर पे जाने वाले हैं, वहां पर एक डेवलप होती है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या डेवलप होती है? एट द सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट क्या डेवलप होती है स्टूडेंट? इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के सरफेस पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाती होती है, यस और नो? क्या होती है? होती है सर। एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है स्टूडेंट, हमने आपको बताया। ये डेफिनेशन भी आजकल पूछी जाती हैं, और रीजनिंग और असर्टिव में आ रहे हैं क्वेश्चन जो हम आपको करवाएंगे। तो अगर ये कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशन हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मैंने अभी बात की है। जब स्टैंडर्ड कंडीशंस हो जाती हैं तो कंसंट्रेशन कितनी होती है? 1 मोलर। ठीक है। और अगर गैस होगी तो 1 atm प्रेशर होगा, या 1 बार प्रेशर होगा। तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है। 298 केल्विन पर हम मेजरमेंट करते हैं स्टूडेंट, 1 बार प्रेशर होता है। तो इस कंडीशन पर जब हम मेजरमेंट करते हैं तो वो जो वैल्यूज हमें आती हैं, आपने बुक में भी देखी, E0। तो क्योंकि हाफ सेल को एब्सोल्यूट वैल्यू हाफ सेल को डिटरमिन नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है क्या, जल्दी बताओ। नो सर, रिलेटिव कर सकते हैं। हाँ, तो हाफ सेल की वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए हमने क्या बनाया था? एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मैंने कहा था शी शी शी।
शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसमें भी हमें पता है कि इस सेल को हमने हर एक हाफ सेल से जोड़ा और फिर ये आपके सामने वोल्ट मीटर है उसको लगाया, इसको हमने एनोड बना दिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, दूसरे की कैथोड, तो वोल्ट मीटर से रीडिंग लेते रहे और हमने एक सीरीज क्रिएट कर ली थी जो लास्ट टाइम मैंने दिखाई थी आपको। उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बोलो, मैंने दिखाया था टेबल जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है Yes, sir. स्टूडेंट, टेबल एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, वो हमने दिखाई। अगर आपको वो वैल्यू विजिबल नहीं है तो एनसीईआरटी की टेबल देख सकते हो। तो यहाँ पर हमें एक सीरीज मिल गई जिसे हमने अरेंज किया। आपने देखा था सबसे ऊपर फ्लोरीन था, फ्लोरीन। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जितनी ज्यादा पॉजिटिव होती है रिडक्शन पोटेंशियल, जितनी ज्यादा पॉजिटिव होती है रिडक्शन पोटेंशियल स्टूडेंट, उतनी उसकी ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लेने की। क्या करने की? इलेक्ट्रॉन को लेने की। अगर इलेक्ट्रॉन को मैं लेता हूं तो मैं रिडक्शन कर रहा हूं अपनी, मेरी अगर रिडक्शन होती है तो मैं कौन सा एजेंट बना? जल्दी बताओ। अगर अगर एलिमेंट की रिडक्शन होती है तो फिर ये क्या बना? Oxidizing agent. क्या बना? Oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सही है। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है। तो जितनी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी उतना वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जितना ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी उतना वो स्ट्रॉन्गर रेड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। बोलो, ये बात सही है गलत है? सही यस है सर। सर। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं सैंपल पेपर में भी और बनेंगे बनेंगे। मतलब उससे पता लगता है कि आपके सैंपल पेपर में उसने एक चार्ट भी दिया है कॉपर का जो सीबीएसई ने रिलीज किया है, उसको हम अपलोड कर रहे हैं, उसको आप सुन लेना ध्यान से। तो आप जैसे कोई भी स्टूडेंट हैं, हम उनके साथ सारे सारे बहुत सारे पेपर करने जा रहे हैं, आपके साथ भी कई पेपर करेंगे। तो आपको समझ में आई कि जब सेल बन गया स्टूडेंट तो हम इसकी पोटेंशियल निकाल सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने कहा कि देखो यहाँ पर हमने हमेशा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप दो कैथोड वाली और एनोड वाली अलग अलग रिएक्शंस लिखो। कैथोड पर रिडक्शन हो रही है, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है, ये नेट सेल रिएक्शन है, इसे नेट सेल रिएक्शन कहा जाता है स्टूडेंट। और उसके बाद यहाँ से आपको दिख रहा है कि एनोड से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं और कैथोड इधर जा रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गए तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये सेल की पोटेंशियल जो बनी है उसको मेजर कर रहा है और साल्ट ब्रिज लगाया गया है। आपके पास ये क्वेश्चन पेपर में आया था, व्हाट इज साल्ट ब्रिज? जल्दी से बताओ, 30 सेकंड का वक्त मिल रहा है आपको। व्हाट इज साल्ट ब्रिज स्टूडेंट? एक नंबर का क्वेश्चन आया सर्किट था। कंप्लीट हाँ। करता है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिविटी को के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी रखते हैं। तो आपने कहा कि सर्किट कंप्लीट हो गया, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात और बताई थी कि जो न्यूट्रलिटी। एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस थे उसको इसने एक्सेस जो चार्जेस थे, न्यूट्रलाइज। एक्सेस चार्जेस जो कहाँ पे आ रहे थे? ईच हाफ सेल में जो एक्सेस चार्जेस आ रहे थे हाफ सेल्स में, उसको इसने न्यूट्रलाइज कर। अगर वो न्यूट्रलाइज नहीं होंगे तो फिर रिएक्शन स्टॉप होगी। और हमने क्या यूज किया? देखो, KNO3 का यूज किया गया आपको दिखाने के लिए, पोटेशियम और नाइट्रेट आयन यूज किए हैं। KCl का भी बहुत यूज होता है। तो ये जो होते हैं अपोजिटली जो चार्ज आयंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में चले जाते हैं। और जो बनता है स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन कई प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें क्या दिख रहा था आपको कि यहाँ पर ये देख रहे हो कॉपर की हो रही है ऑक्सीडेशन, यहाँ कॉपर आयन एक्सेस में हो रहे हैं। अगर कॉपर आयन एक्सेस में हो रहे हैं स्टूडेंट तो यहाँ पर कौन से अपोजिटली चार्ज आयन है? नाइट्रेट। तो ये क्या बनाएगा? CuNO3 2 ये एक्वस सोल्यूशन में रहेंगे स्टूडेंट, ये सॉलिड बन के नीचे नहीं बैठने वाला। अगर सॉलिड बन के नीचे बैठ गया तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये एक्वस में रहता है, इसी तरह यहाँ भी एक्वस में रहते हैं वो। ये सारी बातें छोटे छोटी, देखो छोटे छोटे पॉइंट्स बताता हूँ और क्वेश्चन छोटे छोटे ही आते हैं पेपर में। मैं ये कह रहा हूँ मेरे साथ बने रहिए, अटेंशन बहुत ही हाई होनी चाहिए स्टूडेंट, कंसंट्रेशन बहुत हाई होनी चाहिए, फोकस बहुत होना चाहिए। हमें सोचना है, थिंक करना स्टूडेंट। तुम्हारे को मैं क्या करने जा रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग को मैं इतना एक्टिवेट कर दूंगा स्टूडेंट कि तुम्हारे सोचने की शक्ति जो है उसको इंक्रीज करूंगा। सोचो, क्वेश्चन को समझो,
एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, कोई मैंने डायग्राम दिया है, उसकी एक एक चीज को समझो स्टूडेंट्स। अगर कोई बुक में टेबल दी हुई है एनसीईआरटी की, उसे बिल्कुल थॉरोली समझो स्टूडेंट, उसमें से क्वेश्चन आने वाला है। ग्राफ बना दिया मैंने, ग्राफ का देखो एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस क्या है, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, पैराबोला है, किस टाइप का शेप है, कैसे ये वेरी करता है ग्राफ, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन है, या स्क्वायर रूट ऑफ सी है, या जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में किस टाइप का ग्राफ आता है, जीरो ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में, सारे क्वेश्चन आने वाले पेपर में। बोलो आने वाले हैं? तो आपको सोचना है स्टूडेंट, रट्टेबाजी छोड़ो। तो हमें अपने माइंड का पूरा यूज करना है स्टूडेंट। आप जब मेरे साथ आते हो, आओ, आपके पास एनर्जी है? जल्दी बोलो, एनर्जी यस है? सर, यस सर। हाँ, एनर्जी है। हमें हमें मैंने क्या, अभी तुम्हारे सामने मैं एक चाय का कप पी रहा था, उसमें मैंने बहुत सारी अदरक डाली थी। और मैं हर्ब्स का बहुत यूज करता हूँ स्टूडेंट्स। तो मैं योगा और मेडिटेशन भी करता हूँ, दौड़ता भी हूँ, आपने देखी होंगी मेरी कुछ यूट्यूब में वीडियोस। तो मैं कहता हूँ आओ तुम भी मेरे साथ दौड़ो, आओ मेरे साथ योगा करो, मेडिटेशन करो स्टूडेंट, ब्रीदिंग करो। ये सारी चीजें हमारे लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। हम अपने माइंड को फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, और हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। बात समझ में आई? ये मत सोचो कि एक ही प्रोफेशन है कि मेडिकल या डॉक्टर, उसके ऊपर हजारों प्रोफेशन है जिसमें तुम जा सकते हो। कोई एंड अब नहीं है, किसी चीज में भी मास्टरी कर सकते हो। ऐसा मत सोचो कि हमारा जो कैरियर है बहुत शॉर्ट है, तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है स्टूडेंट। हर चीज एक साइंस है, केमिस्ट्री भी साइंस है, फिजिक्स भी साइंस है, बायो भी साइंस है स्टूडेंट। जो कुछ भी तुम काम कर रहे हो वो साइंस है। आज मेरा जो लेक्चर तुम्हारे तक पहुंच रहा है ये भी साइंस है कि नहीं साइंस? यस सर। तो हमने क्या किया, हमारे को बहुत मुश्किल आई, कोरोना आ गया, तो हमने देखा एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया, मुश्किल हालात को पॉजिटिव एटीट्यूड से उसको भी हमने ओवरकम कर लिया। तो यही मैं बता रहा हूँ। तो कोई एग्जाम का प्रेशर नहीं है, कोई एग्जाम से डर नहीं है, एग्जाम तो तुम्हारे फायदे के लिए है, उसमें अच्छे नंबर लो और 100 आउट ऑफ 100 लो। तो तुमने कहा सर हाँ ये बात हमें समझ में आई कि हमने एक एक चीज को देख लिया, इलेक्ट्रॉन इधर एनोड से कैथोड में जा रहा है, ये नेगेटिव स्टेट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये पॉजिटिव है इस केस में गैल्वेनिक सेल में, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन हमें दिख रहा है, करंट का फ्लो बाई कन्वेंशन इसके अपोजिट होता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे, तो वो भी मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी हो चुका है। देखो हमने किया था लास्ट में, देखो एनोड मेरा ये है, कैथोड मेरा ये है, तो यहाँ पर इसने कंसंट्रेशन नहीं दिखाई, तो मैं वो भी दिखा दूंगा। तो मैं कह रहा हूँ कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन हुआ है और आ सकता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। मेरे लेक्चर्स का मकसद ये है कि तुम्हारे को कुछ बेनिफिट होना चाहिए, कि नहीं अगर मैं पढ़ा के चले जाऊं तो कोई बेनिफिट ही नहीं मिला। मेरे हर लेक्चर से तुम्हें कुछ क्वेश्चन पेपर में आने चाहिए, कुछ नॉलेज गेन होनी चाहिए, कुछ लर्निंग होनी चाहिए, और कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ना चाहिए। तुम एबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं कि तुम कोई भी क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर सकते हो, और तुम्हें बताया जा रहा है कि हाँ ये इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से क्या होगा स्टूडेंट, मैंने ऐसे लिखा, ये कॉपर था, एक लाइन लगाई, तुमने कहा सर एक लाइन लगाओ लगाओ, तो मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन भी दिखा दूं, कोई भी यहाँ तो 1 मोलर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये साल्ट ब्रिज तुमने लगा दिया स्टूडेंट। और सिल्वर आयन, ये जो आयन होते हैं ये एक्वस होते हैं, ये भी 1 मोलर है क्योंकि आपको पता है, और यहाँ पे बन गया AgS, तो ये सेल कंप्लीट हो गया। और इसका फार्मूला मैंने कैसे बताया कि ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल है स्टूडेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आएगा। तो तुमने कहा सर आपने तो ये पहले ही बता दिया था, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड होता है, और इसको E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट भी कहा जाता है। बोलो ये बात सही है या गलत है? जल्दी से बताओ, ये तो फार्मूला याद हो गया, जो फार्मूले यस इंपॉर्टेंट सर। हम उनको रेड पेन से मार्क कर लेते हैं, रेड पेन से मार्क कर लेते हैं। और एग्जाम में क्या होता है कि हमें हमें सारे फार्मूले ड्राइव थोड़ी करने हैं स्टूडेंट, तो हम ड्राइव नहीं करते, हम हमारे पास फार्मूले याद होने से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूले से हमें सॉल्व हो जाएंगे। सीधा फार्मूला लगाओ आंसर निकालो, सीधा फार्मूला निकालो, नीट में आंसर निकालो। देखो समय की बचत, तो ये सारी बातें हमें आती हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और रह गया कि ये सेल फिजिबल कब होगा, कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट? हर चीज की कंडीशन होती है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, किसी चीज में भी, कोई भी मैं चीज करता हूँ कोई कंडीशन जरूर होगी।
बोलो होगी? यस। और कंडीशन क्या होती है? Yes, अरे sir. कोई रिएक्शन हो रही है, उसका कोई टेम्परेचर होगा, कोई प्रेशर होगा, कोई कैटलिस्ट होगा, ऐसे ही थोड़ी हो जाएगी। तो कोई कंडीशंस हम लिखते हैं, अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो वो रिएक्शन भी नहीं होती। स्टूडेंट केमिस्ट्री में बात सही है या गलत है, जल्दी बताओ। तो कंडीशन के ऊपर जाना है कि ये सेल चलेगा या नहीं चलेगा, फिजिबल होगा या नहीं होगा। बताओ क्या कंडीशन बताई गई आपको? ईएमएफ ऑफ सेल वो उसके पोटेंशियल के इक्वल नहीं होता। अगर सेल कब बनेगा? जब ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आए, Positive होना चाहिए. पॉजिटिव आएगी। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ गई तो ये सेल नहीं चल सकता। तो ये सेल नहीं चल सकता स्टूडेंट, यस और नो? तो कंडीशन Yes. क्या है? अगर ये सेल, आपने कोई भी सेल बनाया स्टूडेंट, ये थोड़ी कि वो सेल चलेगा, तो हम कहेंगे ठीक है, हम इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सेल की निकाल के देखते हैं। सेल पोटेंशियल जो निकाल रहे हैं स्टूडेंट, अगर ये पॉजिटिव आ गई तो ये फिजिबल है। क्योंकि स्टूडेंट ये जो डेल्टा जी होता है, आपको पता ही है किसी भी रिएक्शन का, वो माइनस एन Yes, एफ NF. ई नॉट होता है। तो स्पॉन्टेनियस कंडीशन क्या होती है रिएक्शंस की स्टूडेंट? Delta G should थर्मोडायनेमिक्स be कहता है negative. ये नेगेटिव होना चाहिए। तो ये नेगेटिव कब होगा? ये एन मैंने लगाया है, एन मैंने लगाया है, ये एफ फेराडे होता है। एक फेराडे क्या होता है स्टूडेंट? आपको पता है एक फेराडे क्या होता है? आपने कहा 9487 कूलम्स होता है। ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। बोलो सही है या गलत है? ये सारी यस बातें सर। नोट करने वाली हैं, ये सारी न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्टूडेंट 1.6 इंटू 10 - 19 कूलम्स होता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? 96,000, अराउंड 500 कूलम हम कहते हैं। अगर वैल्यू ना दी जाए पेपर में तो हम कह देते हैं जी 1 फेराडे। 1 फेराडे जो है वो 1 फेराडे वो भी एक चार्ज है जो 1 मोल 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी सब्सटेंस का डिपॉजिट करता है जब कोई रिएक्शन होती है। फेराडेज लॉ में अभी हम पढ़ेंगे। ये सारी बातें ही मैं बता रहा हूँ, देखो ये सारी कनेक्टेड है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर ये पॉजिटिव आ गया तो सेल वर्क करेगा। तो पॉजिटिव आने का मतलब क्या है स्टूडेंट? कि ये वैल्यू मुझे दी जाएंगी। अब आपको उसने 2 वैल्यू दी थी पेपर में, उसने बोला कि बताओ कि कौन सा एनोड बनेगा, कौन सा कैथोड। तो कैथोड का माइनस एनोड जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो अगर ये माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस भी हो सकता है। तो लेकिन ये ई कैथोड वाला तो है, अगर ये बहुत बड़ा माइनस हो गया तो फिर ये माइनस ही आएगा आंसर। तो 2 क्वांटिटीज हैं, एक एक प्लस है और ये वाली प्लस और माइनस भी हो सकती है। और अगर ये माइनस है बहुत बड़ा, और तो फिर तो ये चलेगा ही नहीं सेल, ये चलेगा ही नहीं। तो उस तरह से हम चॉइस करते हैं जब दो हमें वैल्यूज दी जाती हैं कि कौन सा जो सेल होगा स्टूडेंट, उसमें कौन सा एनोड बनेगा, कौन सा कैथोड बनेगा। जैसे कि आपने कहा स्टूडेंट कि ई नॉट कॉपर 2+2 कॉपर, इसकी वैल्यू मैंने कही 0.34 वोल्ट। एग्जाम वो टेबल से देख सकता हूँ, ठीक है। और बताओ सिल्वर की वैल्यू कितनी है टेबल के अंदर? सिल्वर की कितनी बताई थी कल मैंने? ये टेबल तो मेरे पास है, 0.80 थी। कितनी थी सिल्वर? Sir, 0.86 थी शायद. Minus point. सिल्वर की वैल्यू कल हमने दिखाई थी शायद 0.80 थी या कितनी थी? 0.86 थी sir. अच्छा मेरे पास एक यहाँ पे टेबल है, एक टेबल हमने, ये टेबल है एनसीईआरटी का। कहाँ है सिल्वर? Ag+E, ये रही 0.80। ठीक है जी 0.80। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू है 0.80 वोल्ट। ये मैंने आपको पेपर में दिया और मैंने आपको क्वेश्चन पूछा इन द फॉर्म ए सेल एंड राइट विच विल बी कैथोड एंड विच विल बी एनोड। अब इनमें बताना है कि कैथोड कौन सा होगा और एनोड कौन सा। तो आपको पता है भाई कि इन दोनों में से देखो कि एनोड कौन सा होगा। एनोड क्या होता है? एनोड में होनी है ऑक्सीडेशन, उसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ना है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन को देने हैं, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लेना है। अब इन दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है और कौन ले सकता है? तो आप देख रहे हैं कॉपर टू कॉपर 0.34 है और सिल्वर की वैल्यू ज्यादा है। सिल्वर की जो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कॉपर से ज्यादा है या नहीं है? ज्यादा पॉजिटिव है।
अब बात आपको समझ में आई क्या कह रहा हूं मैं? Yes, sir. अरे Ag टू Ag जो है ये ज्यादा इसकी पावर है इलेक्ट्रॉन को लेने की। अब ये इससे ज्यादा पावर इलेक्ट्रॉन को लेने की रखता है, जो देगा थोड़ी उसको, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा स्टूडेंट, तो ये क्या बनेगा फिर? तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसे क्या बोलते हैं? क्या बनाऊंगा इसका? कैथोड। कैथोड। तो कहने का मतलब है कि जिसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है दोनों में से, जिसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है दोनों में से, उसको मैं कैथोड बनाऊंगा। और जिसकी वैल्यू कम है दोनों में से, कम पॉजिटिव है, कम पॉजिटिव है, तो जा मोर नेगेटिव है, उसको क्या बनाऊंगा? एनोड। तो एनोड का मतलब क्या हुआ? उसने इलेक्ट्रॉन देने हैं, देने हैं, देने, उल्टा। ठीक है। तो अब इसमें हम फिर चॉइस करते हैं। अभी तो जो सेल की रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव आएगी, और अगर वो पॉजिटिव नहीं आती तो वो सेल नहीं वर्क कर सकता। बोलो बात सही है या गलत है? बोलो बात सही है या गलत है? क्वेश्चन ये आया पेपर में कि आपने जिंक को कॉपर सल्फेट में डाला, ये कॉपर सल्फेट है स्टूडेंट्स, इसमें जिंक डाला, और एक बार आपने क्या किया, ये जिंक सल्फेट है, इसमें कॉपर डाला। अब बताओ कि दोनों में से कौन सी रिएक्शन होने वाली? कौन सी रिएक्शन होने वाली है दोनों में से? आपको सर पता लग, सेकंड वाली ZnSO4 वो कलरलेस कर देगा ना सॉल्यूशन को। ये सेकंड वाली। ये सेकंड वाली होएगी? जरा सोच लो, मैंने एक बार कही थी, मेरे साथ बने रहना और बहुत दिमाग लगा लेना। अब बोर्ड में जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें बहुत सोचना पड़ेगा, कोई भी जल्दबाजी में कुछ नहीं होने वाला। अब आपको मैंने एक वैल्यू और दे देता हूँ, चलो। ई नॉट Zn टू Zn माइनस 0.76 वोल्ट, ई नॉट कॉपर टू कॉपर इज प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है जी। अब आपको हेल्प हो गई कि आपको ये वैल्यू दे दी। अब बताओ कि इन दोनों में से कौन सा सेल बनेगा? अब देखो, ये जो जो ज्यादा माइनस है वो क्या बनने वाला है? बताओ, जो ज्यादा माइनस है वो क्या बनने वाला एनोड। है? यहाँ पर जिंक की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, तो जिंक क्या होगा, क्या काम करेगा? एनोड का। अगर जिंक एनोड है तो क्या करता है जिंक? जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। अगर जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो कॉपर गेन करेगा। तो फिर कहाँ पे रिएक्शन होने वाली है? ये तो जिंक है, मेटल, ये एटम है जिंक के। अरे ये इसमें जिंक के एटम है भाई, तो ये जिंक क्या करेगा फिर यहाँ? सर ये डिसॉल्व होगा फिर। तो जिंक ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा, और कॉपर क्या करेगा फिर? तो कॉपर इलेक्ट्रॉन लेगा स्टूडेंट। तो इनकी अगर मैं वैल्यू निकालूं तो कितनी आती है? अगर कोई डाउट है तो अब देखो, आपने कहा कि ये वाला चलने वाला है, ठीक है, यही मैंने कहा। बोलो, मैंने यही कहा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? कॉपर की कितनी है? प्लस माइनस माइनस 0.7। 0.1 वोल्ट आएगा। कितना आया? 1.1 ये प्लस आया माइनस, प्लस। तो ये सेल चलेगा। तो फिर फर्स्ट वाले में क्या होगा? अगर आपने जिंक के वेसल बनाए, जिंक का कंटेनर बनाया, उसमें कॉपर सल्फेट डाल दिया, तो बताओ ये सही है या गलत है? आपके पास जिंक का कंटेनर है स्टूडेंट, ये लो, ये जिंक का वेसल बना, आपने इसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को स्टोर करना है, क्या ये पॉसिबल है? बताओ। नो सर। तो ये तो रिएक्ट कर जाएगा, ये खत्म ही हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये नॉट, नो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये जो मैं बता रहा हूं तुम्हें। तो फिर रिवर्स में अगर मैं कर दूं, अगर इसको इधर कर दूं, इसको इधर कर दूं, तो फिर क्या होगा?
सर अगर नहीं कर पाएगा क्या कर रिएक्शन, दूं डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो वैल्यू उसको। कितनी आएगी, वैल्यू कितनी आएगी कि अगर उसकी कितनी है -0.76 और -0.34 कर दूं स्टूडेंट, तो कितनी वैल्यू आ रही है बोलो? -1.1 आएगी। -1.1 आई है, चलो चेक करो क्या आई है। अरे ये प्लस था तो माइनस का 1.1 कहाँ आई है, कितनी आई है? 0.76 और 34, -0.42 आई है। तो ये सेल नहीं चलेगा क्योंकि नेगेटिव में आ गई वैल्यू। समझ गए, बात समझ में आई? तो कोई भी ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे छोटे छोटे मिलते कि आपको उसने कहा कि ये लो हाफ सेल, ये लो हाफ सेल, ये रिडक्शन पोटेंशियल बताओ कि कौन सा एनोड कौन सा कैथोड, और फिर अगर वो सेल है तो उसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी सेल पोटेंशियल की। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तक समझ में आया? जल्दी यस बोलो। सर। ये पॉइंट्स को नोट करते जाओ, छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो पेपर में आ चुका है। आगे चल रहा हूँ। ये सारी तो हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को सभी हाफ सेल के साथ लगाया और फिर एक ये सीरीज हमने बनाई। इसको मैंने बताया कि ये सारी वैल्यूज जो होती हैं इन्हें क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये सारी 1 मोलर कंसंट्रेशन हैं स्टूडेंट। 298 केल्विन लिखा होगा बुक के टेबल के ऊपर। और ये सब रिडक्शन पोटेंशियल होती हैं, देख रहे हो ना? +2E +E +E +E। इंटरेस्टिंग बात है ये देखो, सब जगह इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। ये वाली सब पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दिख रहा है? और ये यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है मेरी, दिख रही है? ये सारी वैल्यू पॉजिटिव है। इसके नीचे नेगेटिव है। नीचे किसकी नेगेटिव आई है ये देख रहे हो? लेड जो है ये नेगेटिव है। इसका मतलब लेड इलेक्ट्रॉन दे सकता है हाइड्रोजन से ज्यादा। टिन दे सकता है, निकल देगा, आयरन देगा, क्रोमियम देगा, जिंक देगा। और ये वाटर की भी देखो रिडक्शन हो रही है, वाटर की भी रिडक्शन होती है। देखो जब भी मैं कोई रिएक्शन करता हूँ वाटर भी प्रेजेंट होता है। तो जब वाटर की रिडक्शन होती है तो इसकी वैल्यू भी दी है -0.83 वोल्ट। और प्रोडक्ट भी देख रहे हो, H2O की रिडक्शन में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड बना है। तो यहाँ पर देखो उल्टा कि ये वाटर जो है ये रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन हो रही है यहाँ पर। उल्टा लिखूं तो वाटर की ऑक्सीडेशन है। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो वाटर की ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, क्योंकि वाटर एनोड पे है। उसकी वैल्यू कितनी आ गई? -1.23 वोल्ट। बोलो दिख रहा है वाटर का? ये इंपॉर्टेंट है, जब प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लिखे जाते हैं तो वाटर के बारे में भी पता होना चाहिए कि वाटर का क्या होना। तो यहाँ पर हमने आपको ये सारी वैल्यूज जो हैं हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्शन करने के बाद जो सेल बनाए उसे वोल्टमीटर से रीड करके हमने ये पूरी टेबल बना ली है। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन होता है स्टूडेंट। बोलो होता है? यस सर। इसकी क्यों, इसकी वैल्यू कितनी है? एफ। तो फ्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसकी वैल्यू आपको दे ही रखी है उसने, कितनी दे रखी है देखो, सबसे ज्यादा यही है पॉजिटिव वैल्यू। और सबसे नीचे लिथियम है। तो लिथियम एक बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। ये जितनी माइनस आ रही हैं ई नॉट, ये ई नॉट जो दो बातें यहाँ से दिख रही हैं मुझे, जो ई नॉट मोर पॉजिटिव है, मोर पॉजिटिव है, तो वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनते हैं। क्या बनते हैं? स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनते हैं स्टूडेंट। और जिनकी ई नॉट मोर नेगेटिव है वो क्या बनते हैं? नीचे जाते जाते स्ट्रॉन्गर रेड्यूसिंग एजेंट बनते हैं। बोलो ये बात सही है या गलत है, जल्दी से बताओ। ठीक है सर। तो लिथियम की वैल्यू आप देख रहे हैं Li+E। लिथियम की वैल्यू कितनी दे रखी है? -3.05 वोल्ट। इससे ज्यादा नेगेटिव तो कोई है ही नहीं। अब ये क्वेश्चन तो बहुत बार केमिस्ट्री में आ गया कि लिथियम तो सबसे स्मॉल इन साइज है, इसका तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है, एटमाइजेशन एनर्जी भी हाई है, फिर इसकी इतनी बड़ी वैल्यू नेगेटिव क्यों आती है? क्यों? ये अगर रिवर्स कर दूं तो +3.05 हो जाएगी। तो लिथियम इलेक्ट्रॉन देगा, एकदम देगा। तो लिथियम जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है। सोल्यूशन की बात होती है जब रिड्यूसिंग एजेंट की बात करता हूँ, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है।
जब ये आयंस हाइड्रेट होते हैं पानी में तो वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। स्टूडेंट, जितना छोटा आयन जितना बड़ा ज्यादा चार्ज, तो चार्ज बाई रेडियस रेशो अगर कम है तो वो क्या होगा कि उसकी चार्ज डेंसिटी बहुत हाई है, तो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत हाई हो जाती है, उसी कारण ये वैल्यू बहुत नेगेटिव हो जाती है। तो वो जब आप ट्रांजिशन मेटल में भी हम आपको दिखाएंगे कि अभी एक सैंपल पेपर में भी इस पेपर एक क्वेश्चन दिया गया कॉपर के ऊपर, कॉपर +2 होता है, कॉपर +1 से आपने भी ये क्वेश्चन पूछा था मेरे से। तो कॉपर 2+ की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है कॉपर +1 से, इसलिए वो कॉपर +1 एक्वा सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है कॉपर 2+ में, तो वो स्टेबल नहीं है एक्वा सॉल्यूशन में। जबकि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी लगेगी जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा, लेकिन वो कंपनसेट कर देता है हाई हाइड्रेशन। तो जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज निकाली जाती हैं स्टूडेंट, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है, उसमें आयनाइजेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी, वो एटोमाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एंथैल्पी तीनों ही इन्वॉल्व होती हैं, तो तीनों का सम करके ही वो वैल्यू निकाली जाती है। अब एक उसने क्वेश्चन दे दिया पेपर में स्टूडेंट, क्या क्वेश्चन दिया, जिंक एडिड टू dilute HCl, ठीक है। दूसरा वो कह रहा है कॉपर एडिड टू dilute HCl, ठीक है। व्हाट रिएक्शंस विल टेक प्लेस, बताओ क्या होगा। फर्स्ट में तो सर ZnCl2 बनेगा, जिंक क्लोराइड। अच्छा, और दूसरे में? और दूसरे में CuC, नहीं एक मिनट, सेकंड वाला ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है डिफरेंट वे में। अब मैंने ये टेबल इसलिए आपके सामने रखी, इसका क्या यूज है वो दिखा रहा हूं। ये 0 है, ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ये पॉजिटिव वैल्यू है। देखो कि आप जरा दिमाग लगाइए, जरा सोचिए स्टूडेंट, मेरे साथ सोचना ही है और कुछ नहीं करना, रट्टेबाजी नहीं करनी, सोचना है। मेरे लेक्चर में सोचना है, समझना है, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। HCl का मतलब क्या है स्टूडेंट, आपके पास क्या है सोल्यूशन में, अगर एक्वस है तो आपके पास H+ है और Cl- एक्वस है, यही है आपके पास, यही होता है, H आयंस है और Cl है। यस। अब बताओ कि इसकी, आपने कहा कि H+ E ½ H2O, अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये जाता है इसमें, इसकी वैल्यू कितनी बताई तुमने मेरे को, हाफ सेल की? 0। 0 वोल्ट। और अब आपके पास जिंक आपने डाला, जिंक की वैल्यू कितनी बताई मैंने? अब अगर एग्जाम में नहीं भी थी तो मुझे बताइए, मोर नेगेटिव है देन 0। -0। ये आपके पास इसकी वैल्यू है E0 -0.76 वोल्ट। आप बताओ कि अगर ये जिंक मैंने इसमें डाला तो जिंक क्या इलेक्ट्रॉन दे सकता है H+ को, यस और नो? यस ये सर। वैल्यू मोर नेगेटिव है, ये 0 है, ये नेगेटिव है, मोर नेगेटिव है। द मोर नेगेटिव मींस इट इज गोइंग टू गिव इलेक्ट्रॉन्स। ये कुछ भी वैल्यू हो, ये उससे ज्यादा नेगेटिव है, मैंने एक छोटी सी बात बताई। तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, दे विल गिव इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो ये हाइड्रोजन को मिलेंगे, तो वो क्या करेगा, फिर हाइड्रोजन गैस निकालेगा, निकालेगा हाइड्रोजन गैस, बोलो। तो जिंक को अगर आपने HCl में डाला तो आप कहते हो सर ये लो रिएक्शन, ये रिएक्शन हो गई, हो गई, बोलो हुई रिएक्शन, क्या निकला, हाइड्रोजन गैस। कॉपर को आपने डाला स्टूडेंट, आप बताओ कि कॉपर की वैल्यू क्या है, कॉपर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, इसका कॉपर का E0 कितना है, कितना है कॉपर का, प्लस 0.34 है सर, प्लस पॉइंट। प्लस 0.3 वोल्ट, ये तो पॉजिटिव है, कॉपर पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये देगा थोड़ी, ये 0 है, ये 0 से ज्यादा पॉजिटिव है।
कॉपर की मोर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की किससे, हाइड्रोजन की, तो फिर H+ को इलेक्ट्रॉन मिलने वाले नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं होने वाली। बात समझ में आई? सर तो क्या इन्फ्रेंस है, क्या कंक्लूजन निकाला स्टूडेंट तुमने, अभी तक क्या समझा मुझसे? मैं ये कह रहा हूं कि जो ऊपर वाले हैं एलिमेंट्स जिनकी वैल्यू पॉजिटिव है 0 से, वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करने वाले अगर डाइल्यूट एसिड में डाल दिए। बात समझ में आई? गोल्ड भी रिएक्ट नहीं करता, ये रिएक्ट नहीं करने वाले किससे, ये सब तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन को लेंगे, इनके पास इलेक्ट्रॉन को लेने की पावर मोर देन हाइड्रोजन। लेकिन जो नीचे हैं स्टूडेंट्स नेगेटिव वाले, ये नेगेटिव वाले हैं सारे, दिख रहे हैं नेगेटिव वाले, वन माइनस माइनस में, ये क्या है, ये इमीडिएटली तुम डालोगे एसिड में तो ये रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, निकलेगी यस और नो, जल्दी बताओ। तो इन सब में हाइड्रोजन गैस निकलने वाली है, तो ये रेड्यूसिंग एजेंट्स हैं। क्या है? रेड्यूसिंग एजेंट्स हैं। तो जितना मोर नेगेटिव होगा, जितना मोर नेगेटिव होगा क्या E0 Mn+m, उतना वो स्ट्रॉन्गर रेड्यूसिंग एजेंट होगा। होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। होगा सर। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, और जितने ज्यादा नेगेटिव, जब कोई भी दो मुझे हाफ सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दी जाएगी तो मुझे सेल बनाना पड़ेगा, तो उसमें से एनोड कौन से होंगे स्टूडेंट, एनोड कौन से होते हैं जिनकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी E0, वो क्या बनाऊंगा मैं, बोलो, बात समझ में आई? कोई भी सेल बनाना है, कोई भी सेल बनाना है स्टूडेंट, तो आपको हमने E0 की वैल्यू दी उनकी, ठीक है, कोई भी सेल की, कोई भी सेल बनाना है उनमें मैंने तुम्हें E0 की वैल्यू दे दी किसी भी सेल की। अगर मुझे E0 की वैल्यू मैंने दे दी सेल की स्टूडेंट, तो आपको मैंने कहा कि सेल बनाइए, सेल बनाइए, तो बताइए इसमें से एनोड कौन सा होगा और कैथोड कौन सा होगा। तो आप कैसे चूज करोगे स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन पेपर में दिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में दिए जाएंगे, तो आप कैसे चूज करोगे कि कौन एनोड होगा और कौन कैथोड होगा, क्या चूज कर सकते हैं, जल्दी बताओ। बात समझ में आई? ठीक यस है, सर। मैंने कहा कि आपको, मैंने कहा कि वैल्यू दे रहा हूं, एक मैग्नीशियम दे रहा हूं स्टूडेंट और एक सिल्वर, क्या दे रहा हूं, सिल्वर। मेरे साथ बने रहिए, अपनी एनर्जी को कायम रखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, मैं क्या कह रहा हूँ। बताओ इसकी वैल्यू कितनी बताई थी मैंने मैग्नीशियम की, कितनी वैल्यू दिख रही है टेबल में, टेबल तो अभी भी वो मैंने ऊपर रखा, टेबल तो तुम्हारे पास है, मैग्नीशियम की कितनी दिखाई थी मैंने, ये पीछे टेबल मैंने बनाया, ये मैग्नीशियम की कितनी है, कहाँ गया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके मैग्नीशियम कितनी है, -2.36 वोल्ट, सही है, बोलो, गलती तो नहीं यस की मैंने। सर। और नो सिल्वर सर। की कितनी कह रहा हूँ, सिल्वर तो ऊपर था, मैंने कितना था, 0.80 वोल्ट, बोलो सही है। यस अब सर। क्वेश्चन आ गया पेपर में, he says you you have to make form a galvanic cell, ठीक है, which is anode, which is cathode। देखो क्वेश्चन कैसे बनते पेपर में। नंबर 3, फाइंड द E0 सेल। लो ये क्वेश्चन दिया आपको, 1 मिनट का वक्त है, 1 मिनट का वक्त है, जल्दी बताओ मैंने क्या बताया अभी तक, कैसे डिसाइड एनोड करोगे, मैग्नीशियम बनेगा। क्या बनेगा मैग्नीशियम। एनोड। अच्छा, उस देखो आपने कहा कि आंसर के लिए आपने कहा कि जो E0 जिसकी मोर नेगेटिव होगी, ज्यादा नेगेटिव होगी, वो एनोड बनेगा, यही बोला, ठीक है, जिसका E0 मोर पॉजिटिव होगा, याद हो गया ये, यस सर। वो क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। तो अगर अगर मैंने मैग्नीशियम को एनोड बनाया तो फिर सेल क्या बना फिर,
अब सेल का रिप्रेजेंटेशन बताओ, सेल क्या, फिर मेरा सेल क्या बना, सेल क्या बनाया तुमने, तुमने कहा मैग्नीशियम का एनोड है, ये मैग्नीशियम का एनोड है, तो ये एनोड बना है, ये साल्ट ब्रिज है, और दूसरा क्या है, सिल्वर, सिल्वर का क्या बनाया मैंने, ये बना सेल हमारा। तो फिर इसकी Yes, वैल्यू sir. कितनी आएगी, जल्दी से बताओ, व्हाट विल बी ई नॉट सेल, 3.16. ई नॉट आर माइनस ई नॉट लेफ्ट, कितनी आई, ई नॉट सेल कितना आया, Plus 3.16. 0.80 माइनस माइनस 2.36 कितना आ गया, प्लस 3.16. अच्छा 3.16, 806 11 3.16 प्लस 3.16 वोल्ट। तो ये तो कितना पॉजिटिव आ गया, तो सेल चलेगा, बोलो बहुत अच्छा सेल बनेगा, बनेगा, क्यों पॉजिटिव आई है वैल्यू, काफी अच्छी पॉजिटिव आई है। तो आपको समझ में आया कि हम कैसे निकालते हैं सेल पोटेंशियल्स, कैसे सेल को फॉर्म करते हैं, इसका यूज हो गया जो टेबल हमने बनाई थी। इसमें बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है हमारे लिए, है कि हम सारी चीजें निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, सारी चीजें हम निकाल सकते हैं इस टेबल से, यस और नो, जल्दी से बताओ। तो तुम्हें Yes, सारी sir. चीजें निकाली, इसको यूज करके, बोलो निकली। तो आपको ये पता लगा कि हम कोई भी जो सेल बनाते हैं स्टूडेंट, उसका ई जो नॉट सेल पॉजिटिव आना चाहिए, जो तो फिजिबल नहीं है। यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया, आगे चलो। देखो अब जो क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा उसके ऊपर आ गया, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, हर पेपर में आते हैं, और कोई भी पेपर दोगे दुनिया में उसमें आएंगे, क्योंकि इसकी यूज और एप्लीकेशंस भी बहुत ज्यादा हैं। फ्यूल सेल भी आएगा, वो गैल्वेनिक सेल भी आएंगे, लेक्लांची सेल भी आएंगे, ड्राई सेल भी आएंगे, और ये प्राइमरी सेकेंडरी सेल, बैटरी सब इसमें आता है। सारा कुछ इसी का यूज होगा सेल का। अरे बिना बैटरी का कोई चीज चल रही है क्या, बताओ मुझे। मोबाइल को भी चार्ज करते हो, लैपटॉप्स को भी चार्ज करते हो, हर चीज को हम चार्ज करते हैं, बोलो करते हैं या नहीं करते। तो ये सारा टॉपिक है जो बहुत आने वाला है, बहुत आने वाला है, ये बात समझ में आ गई तुम्हें। अगर कोई चीज समझ में नहीं आएगी मुझे रोक देना, जल्दी नहीं, जल्दी नहीं, जब मैं एक बार शुरू हो जाता हूँ हमारे पास समय है, चिंता मत करो। तो अब हमने जो वैल्यूज अभी तक निकाली स्टूडेंट्स, वो सारी स्टैंडर्ड कंडीशंस थी, क्या थी, स्टैंडर्ड कंडीशंस, बोलो है या नहीं है। Yes, sir. स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब आपने कहा ये सारी 1 मोलर कंसंट्रेशन थी, 298 केल्विन टेम्परेचर था, चलो 1 बार मान लो प्रेशर है, तो आप सारी स्टैंडर्ड कंडीशंस पर मेजरमेंट कर रहे हो, जितने भी हाफ सेल आपने लिए उनके अंदर 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट लिया गया, बोलो लिया मैंने, यस और नो, जल्दी बताओ, लिया। Yes, sir. अच्छा यस सर, थैंक यू वीरेश एंड वर्णिका, अपनी एनर्जी को कायम रखिए, अभी मेरी एनर्जी होती है, मैं बहुत दिमाग लगाता हूँ। अब स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जब रिएक्शन नहीं हो रही, टेम्परेचर तो सेम ही रहता है यूजली, टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं है, तो हम जो भी अपने केमिस्ट्री लैब में कहीं भी कर रहे हैं तो टेम्परेचर सेम है, लेकिन कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है, कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है स्टूडेंट की। अब क्वेश्चन ये था कि अभी तक तो 1 मोलर है, और एक स्टूडेंट कर रहा है 0.1 मोलर कंसंट्रेशन पर, और एक कोई कर रहा है 0.01 मोलर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन चेंज कर दी मैंने, क्या कर दी, कंसंट्रेशन चेंज कर दी। तो कंसंट्रेशन चेंज करने से जो मेरी वैल्यू आ रही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, उस पर क्या फर्क पड़ेगा स्टूडेंट, क्या वो सेम रहेगी, क्या वो सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी। ये सारी स्टडी किसने की ना, और उसने एक फार्मूला भी बना के दिया, फार्मूला भी बनाया जिससे उसने बताया कि कैसे हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी सेल की एट एनी गिवन कंसंट्रेशन। तो आप समझ में आई कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन। नॉन स्टिक इक्वेशन का मतलब समझ में आया कि व्हाट इज नॉन स्टिक इक्वेशन, ठीक है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर नॉट यूनिटी, मैं ये कह रहा हूं, व्हेन concentrations of electrolytes, ठीक है, in the half cells are not unity,
तो कुछ भी हो सकती है, 0.01, 0.05 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। देन व्हाट विल बी द, हाउ विल वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देन फिर वो ई नॉट तो वैल्यू अब रही नहीं, तो इसको कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। सो वी हैव अज्यूम्ड टिल नाउ ऑल द कंसंट्रेशन आर 1 मोलर, ठीक है, अब 1 मोलर नहीं है। तो देन Nernst has given an equation when concentration of electrolytes in half cells are not unity. Nernst gave an equation, ठीक है, to calculate स्टूडेंट E, मैं इसको ऐसे कह रहा हूं Mn प्लस M, ठीक है, फ्रॉम E नॉट Mn प्लस M। अब आप बात पे समझ में आई कि ये यूनिटी कंसंट्रेशन पे नहीं है, और जब मैंने ई नॉट के ऊपर ये डाला तो ये यूनिटी कंसंट्रेशन, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। स्टैंडर्ड वैल्यू तो टेबल मैंने बनाई है ना आपके सामने, वो वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन ये वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ये वैल्यू के लिए नर्स्ट ने एक फार्मूला बनाया, और नर्स्ट क्या कहता है कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, देखो मान लो ये मेरा है Mn प्लस, ये n इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, n इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बनाता है M सॉलिड। तो नर्स्ट ने कहा कि इसकी जो E किसी भी कंसंट्रेशन पर जो वैल्यू है वो मैथमेटिकल फार्मूले से मैं निकाल सकता हूँ। उसने थर्मोडायनेमिक्स का यूज किया था ये फार्मूला डिराइव करने के लिए। मैं इस समय डेरिवेशन पे नहीं जा रहा क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उसके ऊपर लगाऊं। हमारे कोर्स में जितना है हम उतना करवा रहे हैं ताकि हमारे पास समय कम है, तो इसलिए मैं लेक्चर को सीधा बता रहा हूँ कि उसने एक फार्मूला दिया। वो फार्मूला क्या है, ई एम एन प्लस एम इज इक्वल टू ई नॉट एम एन, और इस इक्वेशन को बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन है स्टूडेंट नर्स्ट इक्वेशन। अब ये जब मैंने ब्रैकेट लगा दी तो इसका मतलब आपको पता ही है केमिस्ट्री में ये कंसंट्रेशन मोलर होती है, तो होता क्या है, जो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड्स होते हैं, याद रखना एम एस जो है सॉलिड का, जो प्योर सॉलिड होते हैं, जो प्योर सॉलिड्स होते हैं स्टूडेंट, वो यूनिटी होती है। ये एक्टिविटी यूनिटी मानी जाती है क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन यूजली ये चेंज नहीं होती रिएक्शन में, इन्हें हम वन मानते हैं प्योर सॉलिड्स के लिए और प्योर लिक्विड्स के लिए। अगर प्योर लिक्विड भी होगा तो मैं उनको वन ले लूंगा। अगर इसको वन ले लिया तो फार्मूला क्या बचा फिर, क्या बचा फिर, तो फिर क्या बचा तुम्हारे पास, ई एम एन, ई एम इज इक्वल टू ई नॉट एम एन माइनस आर। एक आर की वैल्यू क्या है, आर गैस कांस्टेंट है, आर की वैल्यू कांस्टेंट है, तुम्हें पता है आर गैस कांस्टेंट है। तो आर क्या है, इसकी वैल्यू तुम्हें पता है, यहाँ एनर्जी की यूनिट्स यूज हो रहे हैं आपकी बुक में, तो मैं पता है इसकी 3-4 वैल्यू दी गई हैं, और यहाँ पे कौन सी हमें यूज करनी है, 8.314, ये जूल वाली एनर्जी वाली, जूल पर केल्विन पर मोल, ये कांस्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर मैं कह रहा हूँ मेरा कांस्टेंट है 298 केल्विन, ये चेंज नहीं हो रहा, स्टैंडर्ड वही वाला टेम्परेचर लिया जो मैंने ऊपर दिया है। एफ जो है मेरा फेराडे है, एक फेराडे मैंने कितना बताया, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो है 9648 9648 कूलम, और नहीं तो 96,500 भी बहुत जगह यूज किया गया था, आपको पता है, ठीक है। तो ये कूलम पर मोल है, कूलम पर मोल है। देखो सारे यूनिट बहुत ध्यान से लिखने हैं, पेपर में यूनिट्स के मार्क्स होते हैं, अगर मैंने नहीं लिखे तो फिर ये भी आर कांस्टेंट, एफ कांस्टेंट, टी सिर्फ एन बचेगा। तो ये उसने कैलकुलेशन की थी और वो वैल्यू आई थी 0.059 मान लो, जो भी वैल्यू बुक में दे रखी है, डिवाइडेड बाई एन, और ये 1 हो गया ऊपर। ये एल एन को मैंने लॉग में कन्वर्ट किया तो 2.303 से मल्टीप्लाई किया। ये बातें छोटी छोटी हैं मैथ्स की जो हमें पता है। तो ये नीचे क्या बन गया, एम एन प्लस, तो ये एक फार्मूला बना दिया उसने, ये फार्मूला बना दिया, इसे बोलते हैं नॉनस्टिक इक्वेशन। ये जो मैंने फार्मूला बनाया ये हाफ सेल के लिए, हाफ सेल के लिए बनाया। देखो जैसे क्वेश्चन मैंने आपको क्या दिया पेपर में स्टूडेंट, क्वेश्चन मैंने ये दिया, मैं ये कह रहा हूं कि ई नॉट जेड एन टू प्लस टू जेड एन मीन्स माइनस 0.76 वोल्ट, ठीक है, ये वैल्यू टेबल से मैंने ली है, ठीक है। इफ द कंसंट्रेशन if the concentration of ZnSO4
is 0.01 molar. Find the E naught Zn2 to Zn. बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? मैं कह रहा हूँ एक Yes. सेल बनाया मैंने, एक हाफ सेल बनाया मैंने। क्या बनाया? हाफ सेल स्टूडेंट। उसमें हाफ सेल जिंक और जिंक सल्फेट से बनाया मैंने। अब उसमें मैंने जिंक सल्फेट की जो कंसंट्रेशन है वो 0.01 कर दी और टेम्परेचर 298 केल्विन। तो बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी आई? अब जो मेरे पास ये वैल्यू है ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू तो 1 मोलर पर होती है। तो फिर इसका आंसर आपको 1 मिनट का वक्त है। आपको मैंने 1 मिनट का वक्त दिया, जल्दी करो जो। अब नॉन क्वेश्चन पे डिस्कशन हो रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है। पूरा आएगा न्यूमेरिकल नॉन क्वेश्चन पर, और इसके ऊपर अभी 2-3 इस पे न्यूमेरिकल आना ही आना है। गिब्स फ्री एनर्जी पर आना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे आना है, न्यूमेरिकल आने ही आने हैं। तो बताओ इसको कैसे करोगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें नॉन क्वेश्चन नहीं पूछी गई, क्वेश्चन नहीं आया। मैं तो सिंपल वे में बता रहा हूँ। इसका आंसर मैं कैसे करूंगा स्टूडेंट्स? सर E 60। आपने कहा कि सर ये रिएक्शन हुई, तो मैंने इसकी नॉन इक्वेशन बनाई। ई Zn2 प्लस 2Zn इज इक्वल टू ई नॉट Zn2 प्लस 2Zn माइनस माइनस मैंने कितना लिखा स्टूडेंट? 0.059 डिवाइडेड बाई n लॉग ऑफ क्या लिखता हूं मैं? लॉग ऑफ क्या यहाँ पे बनाया है? 1 बाई, ये कौन सा है? Zn2 प्लस कंसंट्रेशन, यही बताया मैंने। ठीक है, ये वाला 1 होता है, ऊपर वाला 1 हो जाएगा। ZnS प्योर सॉलिड है। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को? -0.76 वोल्ट दी है। ये कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं इसमें रिएक्शन में? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। तो लॉग ऑफ 1 बाई कंसंट्रेशन कितनी दी है? 0.01। तो इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है। ये 10-2 हो गया, तो छोटा सा लॉग कर रहा हूँ। ये क्या आएगा? -2 log 10। तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये वैल्यू आ गई -2। बोलो -2 आ गई? नहीं तो लॉग की वैल्यू टेबल मुझे वो बुक में पेपर में दे देगा, हमारे प्रॉब्लम नहीं है, समझे? अगर एग्जाम में कोई ऐसी डिफिकल्ट लॉग की वैल्यू होगी तो वो कहेगा लॉग दिस इज इक्वल टू दिस, तो हम उसको यूज कर लें। तो स्टूडेंट्स अब क्या बना? -0.76। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है मेरी -0.76 माइनस 0.059/2, और ये वैल्यू कितनी आई है? -2। तो ये कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो कितना आया फिर? -0.76 प्लस 0.059। कितना आंसर आ गया फिर? जरा बताना क्या आंसर आया। वैल्यू चेंज हो गई ना? चेंज हो गई? 1.819। अरे एक ये सेकंड, माइनस है, ये प्लस है। एक सेकंड। जी देखो, ये समझ के करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। 106 कितनी फिर आई? इसकी वैल्यू कितनी आई? कितना आंसर आ गया? -0.601 वोल्ट, यही आया। यस सर। तो ये वैल्यू देखो चेंज हो गई इसकी, जब मैंने कंसंट्रेशन चेंज की। तो कंसंट्रेशन चेंज करने से जो वैल्यू आएगी वो डिफरेंट आएगी, वो हम नॉन इक्वेशन से निकाल सकते हैं। बोलो निकाल सकते हैं? यस और नो? यस। ये तो हाफ सेल था, पर मैं हमारे पास जो रिएक्शन होती है फिर हाफ सेल नहीं है। अगर मेरे पास कोई कंप्लीट रिएक्शन है, कंप्लीट रिएक्शन का जनरल फार्मूला मैं दे रहा हूँ। सारे जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, अभी तक जितनी भी रिएक्शन हमने की स्टूडेंट, जैसे कि मैंने डेनियल सेल बनाया। क्या बनाया? डेनियल सेल।
तो डेनियल सेल की रिएक्शन क्या तुम लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो डेनियल सेल की रिएक्शन? मान लो क्या Yes. होती है डेनियल सेल की? आपको 30 सेकंड का वक्त दूंगा हर चीज के लिए, दिमाग लगा लीजिए। डेनियल सेल कैसे बना था, एनोड क्या था, कैथोड क्या था, जल्दी बताओ। Zn2+, ठीक है। अगर मैंने अब कंसंट्रेशन चेंज कर दी, वो वाली कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर है तो डेनियल सेल थी, ठीक है, इसमें 1 मोलर थी। अगर मैंने कहा इसकी कंसंट्रेशन C1 और मैंने कहा कि ये एनोड था और ये मेरा कैथोड था, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कोई कंसंट्रेशन C2 है, उसकी वैल्यू मैंने अभी दी नहीं, जब दूंगा तो पता लगेगा। क्या ये सही है? क्या ये डेनियल सेल जैसा है? मतलब Yes, कंसंट्रेशन sir. C1 C2 यही यूज हुआ था डेनियल सेल में, एक एनोड था एक कैथोड था। बोलो सही है या गलत? सही है सर। अब देखो कि अब ऐसे सेल जब बन जाते हैं तो उनकी, अब मैंने ये कह दिया कि जिंक, इसमें मैं कह रहा हूँ ये पॉइंट मैंने 0.1 लिया और ये वाला मैं कह रहा हूँ मैंने 0.001 मोलर लिया, तो बताओ कि इसकी ई सेल क्या होगी? अब ये क्वेश्चन आ गया। तो अब इसके लिए मेरे को ई नॉट वैल्यू तो दे रखी है, क्या दे रखी है? ई नॉट वैल्यू, ये तो मेरे को टेबल है ही है, -0.76 वोल्ट। ये वैल्यू तो मुझे याद ही हो गई, मैं बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूँ। कॉपर +0.34 वोल्ट। अब ये कह रहा है कि जब ये सेल, इसकी भी मुझे पता लग गई कि जो ई नॉट सेल होता है स्टैंडर्ड, वो ER-EL होता है, ठीक है। वो वैल्यू कितनी है यहाँ पर? +0.34 माइनस -0.76। तो ये वैल्यू हमने निकाली थी +1.10 निकाली थी। अब यहाँ पे मैंने कंसंट्रेशन चेंज कर दी तो ये वैल्यू तो अब चेंज हो जाएगी। बोलो होगी? यस सर। तो अब वो पूछेगा ई सेल निकालो, कैसे निकालेंगे? तो आपने कहा सर नर्स्ट इक्वेशन तो बताइए आपने। तो फिर सेल के लिए जनरल फार्मूला बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कोई भी रिएक्शन ए प्लस बी है, उसमें n इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो नर्स्ट कहता है कि जो जो फार्मूला हमारा है ये यूज करना है। कौन सा फार्मूला यूज करना है? मैं कह रहा हूँ ई सेल, दिस इक्वेशन इज गिवन बाय नर्स्ट स्टूडेंट यूजिंग थर्मोडायनेमिक्स। इसके डेरिवेशन में अभी इसमें नहीं कर रहे हैं, हमारे पास टाइम कम है। तो हमारा ये फार्मूला बना RT-NF ln ऑफ क्यू। क्यू क्या होता है? आपने केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में पढ़ा था। रिएक्शन कोशेंट। तो यहाँ पर मेरी रिएक्शन क्या है? ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी और एन इलेक्ट्रॉन्स इसमें यूज हुए हैं रिएक्शन में। तो फिर ये क्या बन गया? ई नॉट सेल, क्या करते हैं इसको, ये वैल्यू 0.059 आ गई फिर सोई, और फिर एन आ गया, तो यहाँ पे मैंने लॉग लिखा। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट्स, सी पावर सी, डी पावर डी, और क्या हो गया यहाँ पे? क्या आया फिर? ए पावर ए और बी पावर बी। इसको बोलते हैं नॉन्स्ट इक्वेशन। तो ये फार्मूला मैं यूज करूंगा स्टूडेंट, जिससे मैं ये निकाल सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने इसके लिए ये इक्वेशन लिखनी है तो मेरे को नेट रिएक्शन लिखनी चाहिए पहले। नेट रिएक्शन क्या है इस केस में? अगर मैंने ये क्वेश्चन ले लिया स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है। ZnS gives Zn2+ aqueous +2E, सही है। कॉपर 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन लिए। तो देखो इलेक्ट्रॉन मुझे अगर यहाँ पे इक्वल ना होते तो मुझे मल्टीप्लाई करके कैंसिल करने पड़ते हैं। बोलो करने पड़ते हैं? यस और नो, जल्दी बताओ। कोई भी यस क्वेश्चन, सर। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन एक देगा उतने ही लेगा। ये नहीं हो सकता कि ये 4 दे और ये 2 ले, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे फिर? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो होल्ड ट्रू करेगा। तो अगर मैंने नेट रिएक्शन लिखनी है स्टूडेंट, तो तुमने कहा लो नेट रिएक्शन, ये सारी चीजें तुमने मेरे से लर्न ऑलरेडी कर ली स्टूडेंट। तो क्या बना फिर? ये बना ZnS, ये बना Cu2+, और ये क्या बना? Zn2+ एक्वस स्टूडेंट, और ये क्या बना? कॉपर S। अब इसके लिए हमें लास्ट इक्वेशन लिखनी है। तो आपने कहा कि फार्मूला मुझे हमें पता है सर, क्या फार्मूला पता है? मैंने कहा, तुमने कहा लो ई ई सेल, इसका जो ई सेल होगा दैट विल बी ई नॉट सेल -0.059/n लॉग ऑफ, इसमें ये वाले सॉलिड वाले और सॉलिड वाले और लिक्विड वाले मैंने क्या बोला? 1 लेनी है। क्या लेनी है? 1। बात समझ में आई? ये 1 प्योर सॉलिड 1, लिक्विड होंगे तो भी 1। बोलो सही है गलत है? जल्दी बताओ, मेरे साथ रहना। सही है सर।
तो फिर बताओ इसका क्या बना फिर, ये प्रोडक्ट वाले हैं, इसका क्या बना, Zn2 प्लस, नीचे क्या आया फिर, कॉपर 2 प्लस। और एक चीज का ध्यान रखना, इसमें कोफिशिएंट नहीं है। अगर कोई रिएक्शन में कोफिशिएंट होते तो वो इनकी पावर बन जाते, क्या बन जाते, पावर बन जाते। क्यों, देख रहे हो ना इनकी पावर बने हैं कोफिशिएंट। यहाँ पे एक एक है तो ये सिंपल है। अगर यहाँ पे कुछ होता 2 या 3 तो वो इसकी पावर में आ जाते, आते। यस और नो, जल्दी बताओ, बात समझ में आई। यस सर। तो फिर अच्छी बात है, फिर इसकी वैल्यू कितनी निकाली है तुमने, 1.1। कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं इसमें, जल्दी से बताओ। 2 इलेक्ट्रॉन। तो लॉग है, जिंक की कंसंट्रेशन मैंने कितनी दी है, कितनी दी है ये जिंक की, 0.0। 0.01। और इसकी कितनी दी है, 0. 0.001। तो फिर लॉग की वैल्यू कितनी आएगी, ये क्या आया, इन दोनों को कैंसिल करो तो ये क्या आया, ये ऊपर चले जाएगा, log 10 आ जाएगा जी। तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, ये 1 आ गया, बोलो ये 1 आ गया। तो फिर ये कितनी वैल्यू आई, +1.10 माइनस 0.059/2। तो ये कितनी वैल्यू आई फिर, ये कितनी वैल्यू आई, निकालो जल्दी से, कितना आंसर आया। कितना आ गया, +1.10 माइनस 0.059/2 स्टूडेंट्स, 0.04, कितना आया, 18 तो कितना है, -0285, कितना फिर बना ये आंसर, इसमें से माइनस करो। कितना आ गया, 1.07। 1.0715 वोल्ट आ गया। तो ये चेंज होगी ना वैल्यू। तो कंसंट्रेशन चेंज करने से क्या होता है कि जो वैल्यू हमारी होती है सेल की, वो चेंज हो जाती है। आपको नीट में वो है, हमारे कोर्स में, सीबीएसई में नहीं है, कंसंट्रेशन सेल भी है, उस पर क्वेश्चन आते हैं कि अगर 2 कंसंट्रेशन चेंज कर दूं और सेम इलेक्ट्रोलाइट रखूं तब भी सेल बन जाता, तब भी सेल बन जाता, उसे बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल्स। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब ये देखो, ये सारा लास्ट इक्वेशन पे था, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए कि कैसे आने हैं पेपर के अंदर, कैसे इलेक्ट्रोड केमिकल सीरीज का यूज करेंगे, कैसे सेल बनाएंगे, कौन सा फिजिबल होगा, कौन सा नहीं होगा, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। और कौन सा एनोड चूज करेंगे, कौन सा कैथोड यूज करेंगे, कंडीशंस क्या हैं, और लास्ट इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करके कैसे हम सेल की, किसी भी सेल की किसी भी कंसंट्रेशन पे पोटेंशियल को निकाल सकते। बोलो कोई डाउट। नो सर। और फिर मेरा यहाँ पर ये लेक्चर खत्म हो रहा है, मैं फिर मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, और आप मुझे पहले बता देना व्हाट्सएप पे, तो मैं ये सारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम्हें करवा दूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, सर कल भी मैंने हो। आपको एक हाँ उसमें ना बोलो। मुझे नेमिंग करनी थी एक कंपाउंड की, मैं आपको फिर भेज दूं, बस मुझे हाँ नाम कोई बात जानना नहीं, था। आप भेज देना वो किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। नहीं सर, वो ऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन अच्छा था। कोई बात नहीं, वो एक जो भेजा था वो तो सारे आंसर गलत थे उसके, तो मैंने उसका आंसर आपको भेजा था एक, तो वो आपको मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया था, उसका IUPAC नेम, वो उसका जो आंसर थे वो कोई भी सही नहीं था। तो वो आप देख लेना, आप नेक्स्ट क्लास कब करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो बता दो मुझे। सर हम बता देंगे आपको अच्छा व्हाट्सएप पे ठीक है, एक दिन ओके, पहले। मुझे एक दिन पहले तुम बता देना, सो दैट मैं उसको करवा दूंगा, क्योंकि इसके अंदर कंडक्टेंस वगैरह आ रही है, मोलर कंडक्टिविटी, उस पर बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा है, एक चीज देखो, न्यूमेरिकल है, इसके लिए प्रिपेयर करना है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक वर्ड समझाता हूँ, ताकि तुम समझ लो समझ लो समझ लो। हमें कुछ याद करना नहीं है, समझना है। और एक क्वेश्चन आएंगे सीधे 2 या 3 नंबर के, उसको बस सारे स्टेप लिखने हैं, यूनिट्स वगैरह सब लिखने हैं। ठीक है फिर, ओके देन, माय बेस्ट विशेस, देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सर। ओके।